अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों से होने वाले नुकसानात की। तो आपको आगाह करें कि प्री मानसून बारिशें मुल्क भर में इस वक्त जारी हैं। सिर्फ पंजाब में तूफानी बारिशों से 21 अफराद मौत की नींद सो गए और 55 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। बारिशों के दौरान लेस्को के ग्रिड स्टेशन बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ इलाकों में तो 220 वोल्ट की बजाय वोल्ट ऊपर नीचे होने से शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक अशिया की जलने की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। इसी तरह 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लाहौर समेत कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। इसी तरह कराची और लाहौर समेत पंजाब भर में बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। दीवारें और छतें गिरने के मुतादिद वाक़यात हुए हैं। बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं और कई अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज भी है। जबकि महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। जबकि NDMA ने मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी किया है। कराची के इलाके खारादर में पानी की टंकी गिरने से छतें मुनहदिम होने का वाक़या हुआ, जिसमें 22 अफराद जो हैं वो बाहिफाजत निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में KMC फायर ब्रिगेड समेत पुलिस और ईदी के रजाकारों ने हिस्सा लिया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमाद से। जी, बात बताइएगा, कराची में कुल कितने हादसात हुए हैं, कितना जानी नुकसान हुआ है और इंतजामिया के इस हवाले से क्या बताना है? जी बिल्कुल, देखें DC साउथ अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे। उनकी जानिब से इस हवाले से बताया गया था कि बिल्कुल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि कई दिन पहले जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसकी वजह से कुछ घरों को देखा गया था कि कुछ घरों में फैमिलीज मौजूद भी नहीं थी, लेकिन लोग रह रहे। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है बिल्डिंग के कि 7:30 बजे जो है ये वाक़या रोनुमा हुआ। बिल्डिंग के जो ऊपर मौजूद छत थी, 7 फ्लोर हैं ये, वो छत एक घर के अंदर जो है वो गिरी है और साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर तक आ गई। अंदर मौजूद जो फैमिलीज़ थी, तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 5 फैमिलीज़ मौजूद थी, 22 अफराद वहाँ पर मौजूद थे। फिर KMC की जो है वो मशीनें यहाँ पर आई और क्रेन के ज़रिए उन फैमिलीज़ को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू किया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता वहाँ पर मौजूद जो फैमिलीज़ थी उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मज़ीद जो इंतज़ामी इंस्पेक्शन है वो जारी है। ठीक है, तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। कुछ ऐसी सूरत हाल लाहौर में भी बनी है। लाहौर के इलाके पुरानी नारकली में जैन मंदिर के करीब मकान की बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग से। मिर्ज़ा रमज़ान बेग, आप ये बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक अब तक की क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जैन मंदिर चौक में ही मौजूद हूँ और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस गली में जो घर था आबिद का, उसके मकान की चौथी जो मंजिल है वो गिर गई थी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए थे। इत्तला मिलने पर जो रेस्क्यू 112 इमदादी टीमें जो वो मौका पर पहुँच गई और उन्होंने मलबे तले दबे 4 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। घर के मालिक जो आबिद का कहना है कि वो छत क्योंकि खस्ता हाल थी और गुज़श्ता रोज़ वो बारिश भी पड़ी, उसकी वजह से वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाई और ज़ोरदार धमाके से नीचे आ गिरी थी और जिसके नतीजे में 4 अफराद मामूली जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। अब मलबा हटाने का जो काम है वो जारी है। जी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असगर अली जमाली साहब तर्जुमान NDMA हैं, जबकि इसके अलावा तहसीन आबिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत। तहसीन आबिदी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, कराची में ये वाक़यात कोई पहली बार नहीं हो रहे। जब भी मानसून का सीज़न आता है या तो गैर कानूनी तामीरात होती हैं, बोसीदा इमारतें होती हैं जो ज़मीन बोस हो जाती हैं, तो इंतज़ामिया जब अलर्ट जारी कर दिया जाता है तो इससे पहले इंतज़ामिया क्यों नहीं एक्शन लेती? देखिए, इस तरह की जब भी बारिशें हों कराची में हों या डिफरेंट पाकिस्तान के और शहरों में भी हों, तो ये अचानक जब इस तरह होती है, यकीनन प्रेडिक्शंस होती हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने भी अगर आप देखें कि जितने हमारे यहाँ जो इदारे हैं इससे कंसर्न, जिसमें WSA है, SSWMB है, KMC है, GMCs हैं, ये तमाम इदारे पहले से जो है बड़े मुतहर्रिक हो गए थे, जिसमें आपको भी पता है कि नालों की सफाई है, डिफरेंट जो इकदाम करने थे, वो तमाम चीज़ें प्रिकॉशंस ले लिए गए थे। लेकिन जब इवेंचुअली जब चीज़ें होती हैं तो यकीनन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको पता हो या कि आपको प्लानिंग की डायनामिक्स पता हो,
कि ये शहर जो बना था वो 80 लाख लोगों की आबादी के लिए बना था। अब ये आबादी 3.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। तो यकीनन मसाइल हैं, हम उसको ओन करते हैं, हमारा शहर है, हमारा सूबा है। लेकिन जहाँ तक अगर आप देखें कि अभी आपने ही बात की कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के मिसहैप्स से देखें, नागहानी आफत पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनको बचाने का काम जो है हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। और भी आपके ही नुमाइंदे ने बताया कि तमाम लोगों को बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जी 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 तहसीन साहिबा, ये बताइएगा जैसे कि एक अलर्ट भी जारी हो चुका है और हम ये भी देख रहे हैं कि 1 जुलाई तक यानी कि कल तक एक मानसून का पहला स्पेल चलेगा और 1 के बाद 5 जुलाई तक मजीद बारिशें होंगी। तो सिंध हुकूमत क्या इस हवाले से बिल्कुल तैयार है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए? और आपने नालों की सफाई की बात की, क्या तमाम नालों की सफाई मुकम्मल हो चुकी है? जी, मैं वही बता रही थी कि कराची में अगर आप देखें कि 500 से ज़्यादा जो है नाले, वो 90% जो है वो साफ़ कर लिए गए हैं। मतलब पूरी एक प्लानिंग के तहत है, जिसमें हमने मशीनरीज भी लगाई हुई है, हमने सर्विलेंस भी रखी हुई है, GPS मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल है। तमाम नुमाइंदे इंक्लूडिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ऑन रोड्स हैं। अगर आप देख रहे होंगे डिफरेंट, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, मेयर कराची 24/7 रोड्स पे मौजूद है। ऐसा नहीं, हमारी जो कंप्लेंट सेल बनाया गया है वो 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं तो आपकी तरफ से अपने शहरों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा न खास्ता अगर किस तरह की सिचुएशन हो जहाँ आपको मदद चाहिए हो गवर्नमेंट लेवल पे, तो आप फौरन इदारों को, मुताल्लिका जो इदारे हैं उनसे रब्ता करें। विदिन 2 आवर्स जो है वो आपको हेल्प पहुंचेगी। तो हम तमाम प्रिकॉशंस ले लिए हैं, तमाम चीज़ें हमने इवन के जो चीफ मिनिस्टर सेल बनाया गया है उसमें जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हमने ऑन बोर्ड रखा है कि वो ग्राउंड्स पे उतरे हुए हैं। जितने जो यूसीज के मेंबर्स हैं, डीएमसीज के मेंबर्स हैं, तमाम लोगों को जो है वो हाई अलर्ट है और वो रोड्स पे ही हैं। तमाम लोग हाई अलर्ट है। साथ ही रहेगा असगर अली साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और 1 जुलाई तक जो पहला स्पेल है वो जारी रहेगा, क्या बताया गया है? मौसम कैसा रहेगा और कितने स्पेल आएंगे? और उस लिहाज से देखते हुए क्या इंतजामात किए गए हैं ऐसे जो कि अवाम के लिए बेहतर साबित हों? जी देखें, जो पहला स्पेल था पीएमडी की तरफ से वो 25 से लेकर 28 तक था यहाँ पे बलूचिस्तान में। जो सेकंड स्पेल जो बलूचिस्तान में जो एंटर होगा वो बताया ये जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि वो 2 तारीख से आपके वेस्टर्लीज और जो मानसून का जो स्पेल है वो एंटर होगा। उसी के हवाले से आपको बताते चले कि हमारे जितने भी अपने डीडीएमएस थे उनके साथ मिलकर पीडीएम बलूचिस्तान ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है और जो रिलीफ स्टॉकिंग की पोजीशंस हैं वो भी हमने कर दी है। साथ में जो मशीनरी थी, जो वल्नरेबल क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पे हमने डिस्पैच कर दिए हैं। और आपको बताते चलें कि ये इस स्पेल में जो बलूचिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा बारिश हुई वो कोयटा, जोब, जियारत का एरिया था और इन्हीं में जो है हमारे जो है इंसिडेंट रिपोर्ट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम बलूचिस्तान की रेस्क्यू टीम ने जो है लोगों को बाहिफाजत वहां से निकाला, जिसमें कल 3 लोग जो है एक जगह पे फंस गए थे पानी में, फ्लड वाटर में। उनको 2 को जिंदा सही सलामत हमने बचा लिया और एक को जो है हमने फिर रेफर कर दिया हॉस्पिटल में, उसकी हालत जो है थोड़ी सी क्रिटिकल थी। जी अच्छा जमाली साहब, कोयटा की आपने बात की और बड़े बड़े शहरों में तो ये होता है कि सहूलियात मौजूद होती हैं और जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है कोई हंगामी सूरत हाल हो तो, लेकिन दूर दराज इलाकों में मदद पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बताइए दूर दराज इलाकों के लिए क्या प्लान है आपके पास और वहाँ पर किस किस्म की सहूलियात होंगी इस मानसून सीजन में? जी दूर इलाकों के हवाले से मैं आपको बताते चलूं कि वहां पे हमारा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है उसको डिजिग्नेट किया गया एज अ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन। और साथ में हमने इस मानसून आने से पहले ही तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मॉक ड्रिल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी और वहां पे जो मशीनरी का स्टेटस है वहां पे जो रिक्वायर्ड थी वो मशीनरी भी वहां पे डिप्लॉय कर दी, स्टॉकिंग भी कर दी। साथ में हमने इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कहीं पे खुदा न खास्ता फ्लडिंग हो जाए तो लोगों को एविक्यूएट करके जो सेफर प्लेसेस हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर दी। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो चूंकि आपके जो है आपके जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है कदरे उनसे बहुत बेहतर हैं और सेफर भी हैं, तो वो भी इंतजाम वहां पे कर लिए गए। और साथ में हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी जो है एंटी वेनम और जो है आपके ये सांपों की काटने का जो है खदशा होता है दौरान सैलाब, तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके वहां पे जो इमरजेंसी आपकी मेडिसिन है, जो आपकी जो है वैक्सीनेशंस हैं वो भी वहां पे दस्तयाब करवा दी है। जी सही, वैक्सीनेशंस वगैरह भी दस्तयाब करवा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया असगर साहब।
और ज्वाइन किया होता तहसीन साहिबा ने भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कराची और लाहौर की सूरत हाल हम बता रहे थे कि जी मानसून का सीज़न जैसे ही शुरू हो चुका है तो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आवाम को भी चाहिए एहतियात करें और ऐसे में इंतजामिया भी जो है वो मुतहरिक नजर आ रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे जी। सयाहत में इजाफे के हुकूमती दावों की कलई उस वक्त खुल गई जब डस्का का एक खानदान सवात में दरियाए सवात के किनारे अपने यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करने में मसरूफ था। अचानक चंद लम्हों में दरियाए सवात का पुरसकून पानी बिफर गया और बेबस तमाशाइयों के सामने पूरे खानदान को बहा कर ले गया। जैसे ही पानी की सतह में इजाफा हुआ तो उन 14 सयाहों के पांव के नीचे चट्टान भी कमजोर पड़ गई। तेज पानी बच्चों, औरतों और वहां मौजूद मर्दों की उम्मीदें भी बहा कर साथ ले गई। मुतासरा खानदान मैंगोरा के नवाही इलाके फिजा गट पिकनिक पॉइंट पर वाक़े रिलैक्स होटल पर नाश्ता के लिए रुका था। मुतासरा खानदान को बचाने के लिए सिर्फ 100 मीटर का फासला अबूर करना था जो कि नाकाबिल रसाई हो गया था। बिल्कुल। और इसके बाद कुछ एक्शन भी हुए माहम। जो लोग इसमें जिम्मेदार पाए गए हैं उनको एक तो मुअत्तल कर दिया गया है, कुछ अफसरान के नाम भी सामने आए, कुछ रेस्क्यू एहलकारों के नाम भी सामने आए हैं। फिर दूसरा ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ऑपरेशन का आगाज़ भी किया है और जो इस इलाके के इर्द गिर्द जितने भी गैर कानूनी तजावज़ात थी उनको मिसमार किया जा रहा है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरीन से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिज़ागट पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। अगर आप मेरे कप में देखें तो एक्सीवेटर के ज़रिए दीवारों को गिराया जा रहा है और तफरीह की जो मौक़े हैं, झूले हैं, उसको भी हटाया जा रहा है। यहाँ पर मुकामी लोगों से हमारी बात हुई, मालिकान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमने पहले से एनओसी ली है और ये हमने बहुत सी महकमों से पास करके ये जगह बनाई है। अब हमें कह रहे हैं कि आप इसको हटाए तो ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने मुज़ाहमत भी की कल और आज भी कोशिश है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुज़ाहमत देखने को मिले। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ कि ये तकरीबन स्वात में 49 के करीब जो तजावज़ात है उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा। और दूसरी जानिब सानिया के हवाले से मैं आपको आगाह करूँ कि सानिया में तकरीबन 12 की करीब लाशें जो है ना वो बरामद कर ली गई है और आज चौथी रोज़ भी ऑपरेशन जारी है और एक जो लाश है उसकी तलाश जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला शीरी। हमें आगाह कर रहे थे, हम मनाजिर भी देख रहे थे जिस तरह से जो गैर कानूनी वहाँ पर तजावज़ात हैं उनको हटाया गया है। और उसके बाद एक जो बहस छिड़ रही थी, लोग बहुत सा एतराज़ ये भी कर रहे थे कि इन लोगों को बचाने के लिए केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ सका। अगर हेलीकॉप्टर टाइम पर पहुंच जाता तो इन लोगों को बचाया जा सकता। और उनका ये कहना है कि जी उस दिन मौसम ख़राब था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं जा सका। बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा ये देख लेते हैं। ये जो मौका था, ये जो जगह थी, यहाँ पर एविएशन वालों के मुताबिक, पायलट्स के मुताबिक और जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करना मुमकिन इसलिए नहीं था कि उसके लिए भी आपको वो इक्विपमेंट चाहिए। एयर एम्बुलेंस बतौर एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रही है, यानी एक जगह से ज़ख्मियों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसमें सामान है, ऑक्सीजन है, बाकी डॉक्टर की सहूलियात हैं, जो तरीक़ाकार होते हैं, जो उसके लिए इक्विपमेंट है वो नहीं था इसमें। तो अगर हम एयर एम्बुलेंस लेके जाते वहाँ पे, MI-17 हेलीकॉप्टर है, बड़ा हेलीकॉप्टर है, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हादसे का ज़्यादा इम्कान था बनिस्बत लोगों को रेस्क्यू करने का। लेकिन जो ज़मीनी लोग थे उनकी यकीनन जिम्मेदारी बनती है और उनके हवाले से तहकीक होगी और जो जिम्मेदार होंगे उनको इंशाअल्लाह करारे वाक़ई सज़ाएं भी दी। तो बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू जी हमने मुलाहिज़ा की और वो काफ़ी दलीलें दे रहे हैं कि मौसम ख़राब था, ये वजह थी, टेक्निकल वजह थी। लेकिन इमरान यहाँ ये सवालिया निशान पैदा होता है कि वोट भी लेते हैं, फंड्स भी इतने मिल जाते हैं और एयर एम्बुलेंस और ये तमाम अमला भी मौजूद नहीं है और आवाम को ही सहूलत नहीं दे सकते। अगर मौसम हेलीकॉप्टर के लिए ख़राब था तो उन जिंदगियों के लिए भी तो मौसम ख़राब ही था, वो भी तो मुश्किल में ही थे। इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए था, उनकी मदद के लिए पहुँचना चाहिए था। खैर इंतज़ामिया के हवाले से तो इस तरह के सवालात उठते ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या हादसे का इंतजार करना होता है, इतनी कीमती जाने चली गई, उसके बाद सबको याद आया यहाँ पर गैर कानूनी तजावज़ात हैं, उसके बाद सबको याद आया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था। हेलीकॉप्टर की जो तमाम जो अलर्ट जारी हुआ था वो तो अशराफिया के लिए जारी हुआ था, लेकिन ये गरीब लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। आगे बढ़ते हैं जी, एक और हम मामले पर बात करनी हमने, वो पंजाब से रिलेटेड है। नून लीग की पंजाब हुकूमत पंजाब में अपोजिशन के खात्मे पर तुल गई है। जी हाँ, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान हंगामा राय पर पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन से 13 कायमा कमेटियों की सरबराही वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अब्बास बलोच। सुहेल, तफसील से ये मामला बताइएगा और अब क्या फैसला किया गया इस पर? जी, इस वक्त जो इब्तदाई तौर पर एक्शन लिया गया है हुकूमती अरकान की जानिब से वो अपोजिशन की
4 कमेटियों के चेयरमैन हैं जिनके खिलाफ अदम इत्माद जो है वो जमा करवाई गई थी और चारों कमेटियों में तरीके अदम इत्माद जो है वो कामयाब हुई और अपोजिशन के 4 अरकान जो हैं उनको कमेटियों की चेयरमैनशिप जो है उससे हटा दिया गया है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, उनको जो गुमराहत दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है, गाड़ी उनको दी गई थी, उनको जो इजाफी रकम मिलती थी तनख्वाह की मद में वो भी वापस ले ली गई है। आज असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जो 4 चेयरमैन थे जिनमें एक खतून जो अपोजिशन रुकन है सैमा कंवल जो हैं उनको जो है वो चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया है। इसी तरह से राय मुर्तज़ा हैं उनको भी चेयरमैन कमेटी से हटा दिया गया है और एहसन अली जो है कॉलोनीज कमेटी के चेयरमैन थे उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ दीगर जो चौथे रुकन है वो राय मुर्तज़ा हैं उनको भी इस चेयरमैन की कमेटी जो है उसके ओहदे से हटा दिया गया और असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से चारों जो चेयरमैन हैं कैमा कमेटियाँ पंजाब असम्बली की उनको ओहदे से हटाने का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके अलावा जो 26 अरकान मुअत्तल हुए थे उनका आज असम्बली में दाखिला जो है वो ममनू रखा गया, उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई है। जो 26 अरकान मुअत्तल किए गए थे जिन्होंने एहतजाज, हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़ का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उनकी रुकनीत जो है वो 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दी गई थी, यानी वो 15 इजलास में शरीक नहीं हो सकते और 15 इजलास में शरीक होने के साथ साथ गुज़श्ता माजी में जो है वो असम्बली के हयाते में या दीगर बिल्डिंग में आ सकते थे। लेकिन आज के इजलास में असम्बली सिक्योरिटी को हिदायत जारी की गई है, उनकी रंगीन तस्वीरों वाली जो लिस्ट है वो उनको फराहम की गई है कि वो असम्बली के अंदर दाखिल नहीं होंगे। जिन लोगों को आज अदम इत्माद के ज़रिए हटाना था उनको इजाज़त मिली थी कि वो अगर चाहें तो कमेटी के अंदर जो है वो शिरकत कर सकते हैं और वहाँ पर वोटिंग होगी तरीके इत्माद पर और चेयरमैन जो हैं उनके नाम सिक्योरिटी को दिए गए थे कि 26 में वो जा सकते हैं और वो भी सिर्फ जो कैमा कमेटी की मीटिंग है उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है उनको वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। तो अपोजिशन के जो 26 अरकान हैं फ़िलहाल वो मुअत्तल हैं। इसके साथ साथ जो तोड़ फोड़ में मुलविस थे 10 अरकान उन पर भी 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना जो है वो आयद किया गया है और उनको 7 दिन का जो है वो वक्त दिया गया। 7 दिन के अंदर अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर असम्बली सेक्रेटरीट या स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इस पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ आज के इजलास में मुतालबाते ज़र जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। 38 मुतालबाते ज़र ज़िमनी बजट जो कि ऑलरेडी 2024 और 25 में इस्तेमाल हो चुका है, पंजाब असम्बली ने 510 अरब के करीब की मंजूरी दे दी है और अपोजिशन के बगैर दी गई है। अपोजिशन ने आज इजलास में शिरकत नहीं की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास शुरू हुआ जिस इजलास में अपोजिशन का वॉकआउट था। उनकी तमाम जो ज़मीनी बजट पर कटौती की तारीख थी उस पर भी बहस नहीं हो सकी क्योंकि उनका एहतजाज था और मुतालबाते ज़र जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। जी आज के इजलास में बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल बलोच हमें आगाह कर रहे थे और काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा है कि शोर होगा तो होता ही है, हुल्लड़बाजी तो असम्बलियों में अगर ना हो तो लगता ही नहीं है असम्बलीज है, लेकिन इस दफ़ा जो है कार्रवाई सख्त की जा रही है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि 26 अरकान को मुअत्तल किया गया है, उनके दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि जी दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है और पाकिस्तान आलमी बरादरी में एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता और ना ही सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर सकता है, इसलिए भारत अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करे। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जिसको न सिर्फ दुनिया भर में सराहा गया बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का बतौर जिम्मेदार इमेज भी बेहतर हुआ है। बिल्कुल, और इसी मामले पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सुंदर साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा हम देख रहे हैं कि एक तो भारत को अस्करी तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा कुछ टाइम पहले और अब सिफारती सतह पर भी भारत तनहा हो चुका है। आप क्या समझती हैं भारत पर इस वक्त कितना दबाव होगा कि वो एटलीस्ट सिंतास मुआहिदा जो है उसे बहाल करे और उन टर्म्स पर आए जो कि पाकिस्तान चाहता है?
जी, बहुत शुक्रिया। भारत गाहे बगाहे अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मारे जा रहा है। सिंथेस मुआहदे की खिलाफवर्जी करके भी ना सिर्फ सफारती मैदान में जो है बुरी तरह हारा है, बल्कि अब वो बांग्लादेश के साथ भी जो है वो गंगा मुआहदा जो है वो खत्म करने की बात कर रहा है। उनके साथ भी जो है वो पूरे साउथ एशिया रीजन में जो इस तरह की हरकत और सकरात करता रहा तो बिलाशुबा अकेला रह जाएगा। अभी आप देखिए ब्रिक्स में जो है उसने डबल पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की कि बजाय के ब्रिक्स का मकसद जो था, मतलब वो चाहते थे कि एक नई इकोनॉमी करवाई जाए, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, मगरबी ममालिक की तरफ अगर सबसे ज्यादा किसी का रुझान है तो वो हिंदुस्तान का है। और अभी इंडोनेशिया को लाने की बात की जाती है रिप्लेस करने के लिए आई स्टैंड फॉर इंडोनेशिया से, और भारत को रिप्लेस किया जा रहा है। तो अगर जितना अमेरिका ने चाहा था कि अखंड भारत का साथ देते हुए कि जनाब उसको थोड़ा सा बकअप किया जाए, सपोर्ट किया जाए, लेकिन अपनी पाँव पे गाहे बगाहे खिलाड़ी मारे जा रहा है। और पाकिस्तान के साथ ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पूरी दुनिया के सामने जितनी सफारती, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर मैदान में जो उसकी हार हुई है, और पाकिस्तान को ना सिर्फ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली दुनिया के सामने बताने की कि ना सिर्फ हम डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है, बल्कि वॉरफेयर में भी, काइनेटिक मीन्स ऑफ वॉरफेयर में भी हम भारत से बहुत आगे। और जैसा आपने कहा कि सियासी मैदान में और सफारती मैदान में तनहा भारत विद पैसेज ऑफ टाइम होता जा रहा है, क्योंकि जब तक आप जिस खत्ते में रहते हैं, अगर आप वहां पर अपने करीबी ममालिक का साथ नहीं देंगे, जिसमें हमने ईरान का साथ दिया, ना सिर्फ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री बट बीइंग द नेबरिंग कंट्री, ठीक है, तो अमेरिका का रुझान जो है इसके बाद अब मुस्तकिल बुनियादों पर जो फौरन से दोबारा से पाकिस्तान की जानिब आ गया है। और अमेरिका को हमेशा भारत को इस बात की हमेशा से बहुत तकलीफ रही है कि कैसे पाकिस्तान जो बैक अमेरिका और चाइना के साथ जो है वो अपने अच्छे टर्म्स बरकरार रख सकता है। तो एक बार फिर से जो है अमेरिका के साथ यकीनन डॉक्टर साहिबा, इंडिया जो है वो तन्हा हो रहा है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है, हमारे मौक़िफ़ की तारीफ भी हो रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान की जंग में ईरान की जैसे फतह हुई है, इसराइल की पसपाई हुई है, और उसके बाद अब ईरानी आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन भी गया है और उन्होंने बहुत सराहा है उनके जुर्रतमंदाना अंदाज को और पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, आलमी बरादरी में पाकिस्तान का कितना अच्छा इमेज किया है? जी, आलमी बरादरी में आप देखें कि ना सिर्फ तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार रखे, जबकि कतर पर भी जो अमरीकी अड्डों पर हमला किया गया था ईरान की जानिब से, तो तब पाकिस्तान ने कतर की भी का भी साथ दिया था, ईरान का भी साथ दिया था, चाइना का भी साथ दे रहा है, अमरीका का भी साथ दे रहा है। सवाए इसराइल के पाकिस्तान के इस वक्त तमाम ममालिक के साथ, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात है। तो सफारती मैदान में पाकिस्तान से इस वक्त आगे हम इस रीजन में क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में जो किसी और मुल्क को आगे नहीं देख रहे हैं, कि ना सिर्फ हमने बताया कि हम ना सिर्फ जंगी जहरियत का जवाब मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि सफारती मैदान में भी अभी आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी का कामयाब जो रहा है दौरा तमाम ममालिक का, उसके बाद भी जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, हमारे जितने भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका जाना, और बारहा ट्रम्प की जो है वो तारीफ करना आसिम मुनीर के, उनसे ट्रेड रवाबते जो है पाकिस्तान अमेरिका के मजीद मजबूत हो रहे हैं। तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की न सिर्फ सफारती जीत हो रही है, बल्कि तजारती मैदान में भी देखें तो पाकिस्तान माशाल्लाह इकोनॉमिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। तो इन एनी वे पाकिस्तान इस वक्त जो है वो किसी भी मुल्क के साथ जो है वो निगोसिएशन की तो हमें खैर जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बात की, बहुत दफा हमने भारत से कहा जनाब टेबल टॉक से बात कर ली जाए, लेकिन अब हम माशाल्लाह इस पोजीशन में है कि हम बाकी ममालिक के तमाम ईरान और इसराइल की जब बात की जाए तो हम किसी दूसरे मुल्क में जंग होती है तो हम कहते हैं जनाब टेबल टॉक से बात की जाए, लेकिन अब हम टेबल टॉक वाले नहीं है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से काइनेटिक मीन्स का जवाब जो है वो वॉरफेयर काइनेटिक मीन्स से ही दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दूसरा ये कि एससीओ में भी एक बड़े फोरम में भी हमने देख ही लिया कि भारत को जिस तरह मुंह की खाना पड़ी है, और इवन कि पाकिस्तान का जो बयानिया है उन्होंने बाय किया है, और जो दोबारा से हमने ये भी देखा कि जो एलामिया जारी हुआ है वहाँ उसमें जिक्र भी है बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी क्रिएट की जा रही है भारत की जानिब से, और उसके वज़ीर दिफा ने तो उस एलामिया में दस्तखत भी नहीं किए। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान का एक रोल बड़ा उभर कर सामने आया पूरे खत्ते में, और एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान जो है वो सामने आया है। आने वाले दिनों में खत्ते में पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट रोल देख रही हैं आप? आपकी आवाज एंड पे कट गई थी। वैसे एससीओ में देखें कि भारत ने एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकाम कोशिश की थी। अभी जो उन्होंने एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जो एनडीटीवी ने कहा जनाब अपने मामूली से क्लर्क को जो पाकिस्तान एजेंट बनाकर पेश किया गया, तो ये सब मोदी हुकूमत के हथकंडे हैं। तीसरी बार इलेक्शन की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेंगे। और आप देखें कि उनके अपने ही मुल्क से जो है अपोजिशन जमात
ना सिर्फ राहुल गांधी का, कि जो सबका साथ सबका वकास था, जो एक मोदी हुकूमत का एक भोंडा सा एक नारा था, उसको बेनकाब करके कहा कि चंद का राज और सबका इस्तेसाल, बेसिकली ये हो रहा है। तो अभी ये जो मतलब पाकिस्तान को और ये जो मुसलमान को एक ग्लैडिएटर दुश्मन बनाकर पेश करके इलेक्शन जीतने की ये जो पुरानी रिवायत है बीजेपी की, इससे अब खुद हिंदुस्तानी भी तंग आ चुके हैं। कब तक आप पाकिस्तान का और कब तक मुसलमान के खिलाफ मंजन देखते रहेंगे इलेक्शन कैंपेन को रन करने के लिए? अब ये मंजन उसमें नहीं बिक रहा है ना बीजेपी की हुकूमत में। तो अब इन्होंने मतलब जो भी पाकिस्तान इंडिया में नाकामी के बाद, सफारती हार के बाद, जैसे कि हमने कहा कि ये मंजन तो नहीं बिक रहा है, लेकिन आप भारत जो है वो दहशत गर्दी को भी हथियार बना रहा है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं और इसके ताने बाने हर जगह ही मिलते हैं। कनाडा में देख लें, इसराइल वाले मामले में देख लें, ईरान वाले मामले में देख लें, ईरान में भारतीय एजेंट्स पाए गए, जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तान में देखें, जितने भी दहशत गर्दाना हमले होते हैं उसके ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। हनूद और यहूद गठजोड़ भी सामने आ चुका है। तो अब आप क्या समझती हैं कि ईरान हो या दीगर जितने भी ममालिक हैं जहां भारत बुरी तरह बेनकाब हो चुका है, उनको पॉलिसी अपनी शिफ्ट करने की जरूरत है भारत के लिए? जी, ये तो ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, तमाम ममालिक के लिए एक बहुत खुला पैगाम और लेसन है कि और दें आप भारत का साथ, और दें आप रॉ का साथ, जिसके अपने एजेंट्स अभी जनूबी पंजाब से पकड़े गए हैं, भावलपुर भावलनगर से पकड़े गए हैं। तो रॉ के एजेंट्स तो ऐसे निकल के पाकिस्तान से हमारी थैंक्स टू और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनको पकड़ती हैं, तो पाकिस्तान की अपने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां न्यूयॉर्क तक उन्होंने प्लान कर लिया था। क्या कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान कहता था कि टारगेट किलिंग पाकिस्तान के अंदर भारत करता है तो कोई उल्टे ही माना था, लेकिन जब कनाडा के अंदर हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका के अंदर हुआ, तो सबसे पहली कुल्हाड़ी बीजेपी ने अपने मुकाबले तब मारी थी। और अब देखिए ईरान पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़ा। अफगानिस्तान को भी अब समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर जो है फितरतुल खारिज के खिलाफ लड़ना है, जिसके पीछे सिर्फ हिंदुस्तान है, जिसके पीछे सिर्फ इंडिया है और कोई भी नहीं है। बीएलए की फितरतुल खारिज और बीएलए के पीछे सिर्फ इंडिया खड़ा है, जो कि न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुस्तकिल बुनियादों पर सरगर्म अमल है, वो सिर्फ भारत ही है। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान, ईरान की तरह अफगानिस्तान को भी समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ देने में ही उनकी आफियत है और मिलकर फितरतुल खारिज का मुकाबला। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अफगानिस्तान और ईरान को भी अब ये सोचना चाहिए कि भारत जो है वो करता है और हमने देखा नुकसान भी उन्हें पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुंदस मुस्तकीन साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। और भारत एक ऐसा मुल्क है, अब इर्द गिर्द के जितने भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, एक एक करके आप माम गिन लें, उन सब के साथ उसके ताल्लुकात इस वक्त ख़राब हैं। पूरे खित्ते में भारत आइसोलेटेड होकर इस वक्त रह चुका है और पाकिस्तान जो है उसका एक अच्छा इमेज जो है पूरी दुनिया के सामने आया है। और पाकिस्तान, जैसे कि हमने पहले बताया, नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान का रोल जो है वो सामने आया है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। चिराग तले अंधेरा, कश्मीर के इलाके गुद्दू के करीब महकमा आपाशी की कॉलोनी में वाटर सप्लाई की टंकी भी ज़बूहाली का शिकार हो गई, जबकि कॉलोनी में रिहाइश पजीर मुलाजमीन को मीठा पानी भी मुयसर नहीं। ज़बूहाली का शिकार वाटर सप्लाई की टंकी कॉलोनी में रहने वालों के लिए जानी खतरे से कम नहीं है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे रोशन बलोच से। रोशन बताएगा आवाम को क्या मसाइल हैं और इंतजामिया ने इस हवाले से कोई नोटिस लिया? मैं मौजूद हूँ गुड्डू के रहायशी मुलाजमीन के एरिकेशन कॉलोनी नंबर 1 के मुकाम पर। ये वो कॉलोनी हुआ करती थी, यहाँ पर फूलों की खुशबू हुआ करती थी, मगर अफसोस आला अफसरान के अदम तवज्जो के बायस ये कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर सप्लाई के टैंकी के मुकाम पर। यहाँ पर जो है मीठा पानी न होने की वजह से यहाँ पर जो है दूर दराज के इलाके से यहाँ पर इस कुएँ में मीठा पानी जमा होता है, जो वाटर सप्लाई की सूरत में यहाँ के मुलाजमीन को मुहैया किया जाता है। इस पानी में जो है जानवर और इंसान ढकने न होने की वजह से एक साथ पानी पी रहे हैं, जिसके बायस यहाँ के मुलाजमीन के बच्चों और मुलाजमीन को बीमारियां भी लायक हो चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई की टैंकी लगी हुई है वो भी बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है और किसी भी वक्त जो है जानी और माली नुकसान भी इसके गिरने से हो सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब हमारी बात हुई यहाँ के मुलाजमीन से तो उनका यही कहना था कि आला हुकाम को चाहिए कि इस पानी के कुएँ को ढकना देकर हमें मीठा और साफ़ सुथरा पानी मुहैया किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रोशन, आपने हमें आगाह किया। और कैसा माहौल है जी, ये कैसी सूरत हाल है जिसमें साफ़ पानी के लिए भी आपको मुतालबा करना पड़ता है और वहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं जाती। और हम हमेशा से बात करते हैं पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है, जिसका दावा हुकूमतें बहुत करती हैं आवाम को सहूलियात देने की, लेकिन उस तरह से होता नहीं। और पानी की टंकी अगर इतनी ज़बोहाली का शिकार है तो इंतज़ामिया कहाँ है? ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। इंतज़ामिया को चाहिए इस पर एक्शन ले और आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से बात करेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम से मिल दीजिए इजाज़त।